Good morning. How are you all? Welcome back. Physics lecture. Physics 2, chapter number 16, semiconductor devices. This is my third lecture. We have seen in my last lecture half wave rectifier and full wave rectifier. I hope you have understood all the concepts. Let us move forward. So this is my third lecture. Now we are going to see ripple factor. Now as we know, in half wave or full wave rectifier, AC component is converted into DC component. AC is converted into DC. रेक्टिफायर का काम क्या है? AC को DC में कन्वर्ट करना, बराबर है. लेकिन कोई भी डिवाइस, अपने को मालूम है, कोई भी डिवाइस इतना इफिशिएंट नहीं होता है कि वो 100% AC को 100% DC में कन्वर्ट करे. जहाँ भी कुछ ना कुछ तो छूट जाता है. मतलब कुछ पार्ट ऑफ AC इट्स स्टिल प्रेजेंट इन DC. जब AC को DC में कन्वर्ट किया तो जो DC कन्वर्ट हो चुके उसके अंदर भी थोड़ा सा पार्ट AC कंपोनेंट का रहेगा ही रहेगा. क्यों? वो इफ़िशियंसी जो हम लोग ने डिवाइस लगाया उतना इफिशिएंट नहीं होता. फॉर एग्जांपल क्या होगा समझना. ये जो है हम लोग ने कन्वर्ट कर दिया. रिपल फैक्टर का मीनिंग समझाता हूँ. ये जो है DC कंपोनेंट, ये AC कंपोनेंट, AC जो पार्ट है वो DC में कन्वर्ट होके ये वेव फॉर्म में मिला, बराबर है. अभी क्या होता है कि जो DC में कन्वर्ट होने के बाद फ्लक्चुएशंस दिखता है अपने को. मतलब उसके अंदर कुछ पार्ट क्या होगा, भले वो यूनिडायरेक्शनल है, सिंगल डायरेक्शन होगा, DC में कन्वर्ट हो गया होगा, लेकिन उसके अंदर क्या आता रहेगा? वेरिएशन आता रहेगा. क्यों वेरिएशन आता रहेगा? क्योंकि उसके अंदर अभी भी कुछ पार्ट जो पड़ा है वो AC कंपोनेंट का है. तो वो जो कुछ पार्ट है DC के अंदर AC का, उसको हम बोलेंगे रिपल फैक्टर. और इन अदर वे यू कैन से द इफिशियंसी. अभी उसका एक सिंपल सा डायग्राम मैंने बना के दिया है. ये जो है वोल्टेज है, ये DC वोल्टेज है, बराबर. इतना DC वोल्टेज, लेकिन इतना जो पार्ट है वो कन्वर्ट हुआ नहीं है. AC का पार्ट अभी तक DC में प्रेजेंट है. एंड दिस इज इन अदर वर्ड इट इज द इफिशियंसी. और रिपल फैक्टर इज व्हाट? रूट मीन स्क्वायर. रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ DC कंपोनेंट. ये जितना कम होगा RMS वैल्यू उतना ज़्यादा होगा. रिपल फैक्टर जितना कम होगा, रिपल फैक्टर जितना कम होगा उतना इफिशियंसी ज़्यादा होगा. मतलब उतना ज़्यादा AC कन्वर्ट हुआ है DC में. दिस इज कॉल्ड एज अ रिपल फैक्टर. रिपल फैक्टर इन अदर वर्ड्स इज द पार्ट विच इज़ नॉट फुल्ली कन्वर्टेड इनटू DC. एकदम सिंपल लैंग्वेज में. क्लियर? आगे नेक्स्ट इज फिल्टर सर्किट. अच्छा, अभी ये तो आ चुका है. रिपल फैक्टर तो हर कंपोनेंट में रहेगा ही, ये तो अपने को पता चल गया कि भाई रिपल फैक्टर है, मतलब कुछ पार्ट ऑफ AC इज नॉट कन्वर्टेड इनटू DC फुल्ली, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि अपने को चलेगा नहीं. DC तो यूनिडायरेक्शनल करंट होता है, तो यूनिडायरेक्शनल करंट में फ्लक्चुएशंस आते रहेंगे. उसको अपने को किस तरीके से अच्छे से आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए एक सर्किट है फिल्टर सर्किट. फिल्टर सर्किट का यूज़ होगा, कैपेसिटर यूज़ करेगा. फिल्टर सर्किट एक कैपेसिटर यूज़ करता है. ये देखो, ये रेक्टिफायर लगा, AC करंट इसको इनपुट दिया रेक्टिफायर को. रेक्टिफायर क्या करेगा? AC को DC में कन्वर्ट करेगा. वो आगे जाएगा यहाँ पे कैपेसिटर में. कैपेसिटर जो पार्ट कन्वर्ट नहीं हुआ है DC में, उसको DC में कम्प्लीटली रेक्टिफाई करेगा, फिल्टर करेगा और आगे भेजेगा और कंप्लीट DC बना के भेजेगा. ये RL मतलब लोड, रेजिस्टेंस लोड है, उससे अपने को आउटपुट मिलेगा जो प्योरली DC होगा. समझ में आया? वापस समझा. तो फिल्टर सर्किट का काम क्या है? वो जो रिपल फैक्टर है उसको निकालने की कोशिश करेगा. जो भी पार्ट DC के अंदर है AC का, वो निकालने की कोशिश करेगा बाय यूजिंग अ कैपेसिटर. सो फिल्टर सर्किट यूजेस अ कैपेसिटर टू रिमूव AC कंपोनेंट फ्रॉम DC कंपोनेंट. तो प्योरली अपने को DC आउटपुट मिलेगा विदाउट फ्लक्चुएशन. क्लियर? काम कैसे करेगा? AC is given to the rectifier. Rectifier will convert AC into DC. That DC has the ripple factor. Then again given to capacitor. Capacitor will rectify or will remove the AC component, and again it is given to the output, and that will be in the form of DC. सो दिस इज. ये देखो, ये दिख रहा है क्या? डॉटेड लाइन जो है वो AC कंपोनेंट है. जो पहले की तरह गया रेक्टिफायर में, तो अपने को ये मिला, और फिर यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा? DC आउटपुट. ये कैपेसिटर नहीं, जो ब्लैक कलर का लाइन मैंने ड्रॉ किया है वो कैपेसिटर ने करके अपने को एक DC फॉर्म में आउटपुट दिया है, आउटपुट वेव फॉर्म.
सो दिस इज ऑल अबाउट द फिल्टर सर्किट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. हाय, विल स्टार्ट विथ कैपेसिटर फिल्टर. नाउ एज वी हैव सीन दिस डायग्राम बिफोर, how do this capacitor work, how it converts the DC supply in a regulator manner, what is ripple factor we have seen and how it is controlled by capacitor. Now we will see what is the use of this capacitor. अभी बहुत ध्यान से समझना, आसान है. जब AC सप्लाई, अल्टरनेट करंट सप्लाई जब रेक्टिफायर में जाता है, रेक्टिफायर उसको कन्वर्ट करता है AC टू DC. वो जो DC होता है वो कन्वर्ट करने के बाद उसमें कुछ पार्ट जो रहता है वो किसका रहता है, AC कंपोनेंट का रहता है. और वो AC कंपोनेंट की वजह से क्या होता रहता है, फ्लक्चुएशंस होता रहता है. अभी समझना, वो कहाँ जाएगा, कैपेसिटर में जाएगा. कैपेसिटर का खास बात क्या है, पहले कैपेसिटर खुद चार्ज होगा और फिर वो जैसे चार्ज होगा वो करंट आगे बढ़ाएगा. जैसे वो करंट आगे बढ़ाएगा, यहाँ से लोड रेजिस्टेंस से अपने को आउटपुट मिलना चालू होगा. अभी यहाँ से जो आउटपुट में अपन कोई भी सर्किट लगा सकते हैं या पावर सप्लाई लगा सकते हैं. जैसे यहाँ पे मैंने बल्ब लगा दिया तो बल्ब चालू हो गया, यहाँ पे मैंने और कुछ लगा दिया तो वो चालू हो जाएगा. ये आउटपुट सप्लाई है, यहाँ से अपने को पावर सप्लाई लगाना पड़ेगा. ठीक है, अभी समझते हैं ध्यान से ये डायग्राम को, साथ ये डायग्राम को कनेक्ट करते हैं कि जैसे AC सप्लाई मैंने दिया, इनपुट दिया रेक्टिफायर को, रेक्टिफायर ने आउटपुट दिया जो गया कैपेसिटर में. तो जैसे कैपेसिटर में गया उसने DC करंट को उसने कैपेसिटर को चार्ज करना चालू किया. कैपेसिटर जैसे चार्ज हुआ वो DC कन्वर्ट कर रहा है रेगुलेटर फॉर्म में. और जैसे 1/4 ऑफ द साइकिल में, 1/4 ऑफ द साइकिल क्यों वो भी समझ लो आप. ये पूरा एक साइकिल हुआ, ये 1/4 ऑफ द साइकिल में पीक वैल्यू पे जाएगा. ये 0 चालू हुआ, ये 1/4 हुआ, ये 50% हुआ, ये 3/4 हुआ और ये कंप्लीट 0 हो गया. तो 1/4 ऑफ द साइकिल में ये अपने पीक वैल्यू पे जाएगा. तो 1/4 ऑफ द साइकिल में अपने को हाईएस्ट करंट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज VP. ये देखो ये सब VP वाला लाइन है, हाईएस्ट 1/4 में. जैसे 1/4 पे आया, क्योंकि यहाँ से क्या होता जाता है, ये इंक्रीज होते जाता है और फिर ये डिक्रीज होना चालू होता है. समझा, 1/4 होने के बाद ये डिक्रीज होना चालू होता है. ये AC है, AC कन्वर्ट होएगा DC में. समझ रहे हो ना बात, AC कन्वर्ट हो जाएगा DC में, ये बढ़ेगा फिर ये कम होगा. समझना क्यों बढ़ रहा है कुछ, अभी किस तरीके से जाएगा. तो जब ये कैपेसिटर में जाएगा, कैपेसिटर चार्ज होगा, चार्ज होने के बाद 1/4 साइकिल पे हाईएस्ट वैल्यू बाहर फेंकेगा करंट का, जो यहाँ से लोड रेजिस्टेंस अपने को आउटपुट में मिलेगा. जैसे 1/4 साइकिल खत्म होता है, आगे बढ़ता है, करंट क्या होना है, डिक्रीज होता है. तो ये जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होने चालू होता है, तो वो B वैल्यू पे जाता है. जैसे B वैल्यू पे जाएगा, वापस साइकिल, नया साइकिल चालू होता है, वापस तुरंत ही फटाक से ये चार्ज होना चालू होता है, वापस ऊपर चला जाता है C पे. फिर वापस जब 1/4 साइकिल से नीचे जाएगा, वापस डिस्चार्ज होता है, करंट का वैल्यू थोड़ा कम हो जाता है. मतलब ये क्या होता है, करंट वैल्यू बढ़ेगा फिर कम होगा, फिर बढ़ेगा फिर कम होगा, फिर बढ़ेगा फिर कम होगा. भले ये यूनिडायरेक्शनली होगा, DC करंट ही होगा, लेकिन बिकॉज ऑफ कैपेसिटर ये क्या होगा, एक वैल्यू ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर है, और ये कंटिन्यूस रिपीट होता रहेगा. दिस इज रिपीटेड एन नंबर ऑफ टाइम्स बिकॉज ऑफ द कैपेसिटर. अभी समझना, ये कैपेसिटर ने अपना काम कर दिया, ABCDEFG एंड सो ऑन. अपने को VP मिलेगा, हाईएस्ट पावर वोल्टेज, जो अपने को A, C, E और G पे मिलेगा. क्लियर. अभी यहाँ से अपने को क्या लगाना है, आउटपुट लगाना है या पावर सप्लाई लगाना है. पावर सप्लाई जब हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो अपन वो पावर सप्लाई से कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कहीं कुछ भी अपने को जो डिज़ायर DC वोल्टेज पे काम करने वाली मशीन है वो चालू कर सकते हैं. तो जैसे यहाँ पे पावर सप्लाई लगाएंगे तो अपने को जो आउटपुट मिलना है वो कम हो जाएगा. तो जब वो कम हो जाता है तो उसको अनरेगुलेटेड DC सप्लाई बोलते हैं, अनरेगुलेटेड DC सप्लाई. और अगर पावर सप्लाई लगाने से अगर वो कम नहीं होता है उसको हम बोलेंगे रेगुलेटेड पावर सप्लाई. तो अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई क्या होगा कि जैसे मैंने पावर सप्लाई लगाया और जो आउटपुट पहले मिलता था और पावर सप्लाई लगाने के बाद जो आउटपुट मिला वो ड्रॉप हो गया, तो अनरेगुलेटेड. अगर ड्रॉप नहीं हुआ तो ये रेगुलेटेड हुआ. क्लियर. अभी रेगुलेटेड है तो बहुत अच्छी बात है, अनरेगुलेटेड है तो क्या, तो अनरेगुलेटेड को रेगुलेटेड में कन्वर्ट करना पड़ता है. उसके लिए भी बहुत सारे डिवाइसेस है जो अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई को या अनरेगुलेटेड वोल्टेज सप्लाई को रेगुलेटेड वोल्टेज सप्लाई में कन्वर्ट करता है.
ठीक है, तो ये किस तरीके से होगा, तो उसके लिए काफ़ी सारे डिवाइसेस है, जिसमें से एक डिवाइस हम यूज़ करेंगे या उसके बारे में जानेंगे, वो है जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। उसके पहले जीनर डायोड क्या है वो देखेंगे। देखो, उसके लिए अपने को देखना पड़ेगा सम स्पेशल पर्पस जंक्शन डायोड। स्पेशल पर्पस जंक्शन डायोड्स, वी हैव टोटल 4 टाइप्स ऑफ डायोड्स विच आर स्पेशली मैन्युफैक्चर्ड। फर्स्ट इज जीनर डायोड, जो अभी अपने को देखने का है। सेकंड इज फोटो डायोड, थर्ड इज सोलर सेल एंड फोर्थ इज लाइट एमिटिंग डायोड। कौन सा है? जीनर डायोड, फोटो डायोड, सोलर सेल एंड लाइट एमिटिंग डायोड, दैट इज एलईडी। क्लियर? अभी जीनर डायोड क्या है? जीनर डायोड के बारे में हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में भी देखा था। ये इट इज स्पेशली मैन्युफैक्चर्ड पीएन जंक्शन डायोड विच विल ऑपरेट इन अ ब्रेकडाउन रीजन। रिवर्स बायस में काम करेगा, मतलब जब करंट उल्टे डायरेक्शन में जाएगा, ये करंट जितना भी नेगेटिव जाएगा वोल्टेज को क्या करेगा? फिक्स्ड रखेगा। याद है कि भूल गए सब? तो एक बार पीएन जंक्शन चैप्टर रिवाइज करो, उसमें जीनर डायोड देखो, उसका ग्राफ देखो। ग्राफ अपन ने अगर बड़ा होगा याद आएगा, तो जब ये वोल्टेज ड्रॉप होता है, ये एक लेवल के बाद ये करंट, ये वोल्टेज स्टॉप हो गया, दिस इज वोल्टेज, हाँ, दिस इज नेगेटिव वी। करंट इतना ड्रॉप हुआ, देखो करंट ड्रॉप होते होते ये वोल्टेज फिक्स, ये होगा वी जेड। ये क्या किया उसने? वोल्टेज को स्टेबल कर दिया। करंट कितना भी ड्रॉप होने दो, करंट का वैल्यू नेगेटिव जा रहा है, लेकिन वोल्टेज क्या होगा? स्टेबल हो गया। दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड एज वोल्टेज स्टेबलाइजर and it is a specially manufactured diode which works in the breakdown region। ठीक है, इससे आगे अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग इतना रिवाइज करके रखो। विल सी जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।